हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रोक यानी कि लकवा। आजकल लकवे की समस्या आम होती जा रही है क्योंकि हमें इसके संकेत के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे लकवे के क्या मुख्य संकेत हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लकवा क्या होता है, किन किन कारणों से हमें लकवा होता है और किन किन मरीजों में लकवे की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इन सभी जानकारी को जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना जल्दी हम इस जानकारी को या जितना जल्दी हम इसके लक्षणों को पहचानेंगे उतना कम ये हमारे शरीर को प्रभाव करेगा और हम किसी मरीज की जान को भी बचा सकते हैं अगर हमें इसके संकेत के बारे में अच्छे से पता हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, लकवा क्या है? व्हाट इज स्ट्रोक? तो लकवा कब होता है? जब हमारे दिमाग में जो खून ले जाने वाली नसें हैं या तो वो फट जाए या तो फिर उनमें ब्लॉकेज हो जाए जिसके कारण की पूरी तरह से हमारे दिमाग में खून नहीं जा पाता, जिसके कारण दिमाग का वह पार्ट डैमेज हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है और हमें लकवे की शिकायत हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के, बिना पोषक तत्व के, बिना न्यूट्रिएंट्स के हमारे जो दिमाग की सेल्स है वो कुछ ही मिनट में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये है स्ट्रोक। तो आइए अब जाने कि लकवे के क्या प्रकार हैं। तो 3 तरह के स्ट्रोक बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहला है TIA, मतलब कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप सभी इसको ध्यान से समझिएगा। TIA में क्या होता है कि हमारा शरीर हमें वार्निंग देता है, मतलब हमारे दिमाग में छोटा सा क्लॉट हुआ, कुछ टाइम के लिए हाथ पैरों का चलना बंद हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से हमारे हाथ पैर चलने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को वार्निंग देता है कि ये जो मैं सिम्टम दे रहा हूं वो आने वाले समय में लकवे का मुख्य कारण बन सकते हैं। तो TIA जो है वो वार्निंग साइन है, वार्निंग है जो हमारा दिमाग हमारे शरीर को देता है। दूसरा है इस्चेमिक स्ट्रोक। जहां पे भी वर्ड इस्चीमिया आ जाता है मतलब कि उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आदि ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक प्लाक बना देते हैं, मतलब वो एक गांठ बना देते हैं जो कि किसी भी नस के बीच में आगे अटक जाती है और उस वजह से खून उस नस से आगे की तरफ नहीं जा पाता। और अगर दिमाग की नसों में ये हुआ है तो इससे क्या होता है कि जो दिमाग में सेल्स हैं उनको अच्छे से खून नहीं मिल पाता और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और अगर ब्लॉकेज पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है तो वो कुछ ही मिनट में कितना ज्यादा ब्रेन का एरिया डैमेज कर देते हैं। और जो लक्षण है जो इस्चेमिक स्ट्रोक की वजह से होता है वो परमानेंट हो सकते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो खून की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। तीसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेज का मतलब होता है नस का फट जाना। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होती है कि नस जो है वो फट जाती है जिसके कारण उस एरिया पे बहुत ज्यादा खून बह जाता है, या कोई भी आपकी खून ले जाने वाली नस पतली हो जिससे कि फटने की वजह से खून लीक हो जाता है और ब्रेन के वो सेल्स को डैमेज कर देता है। तो ये थे कुछ प्रकार स्ट्रोक के, और आइए अब बात करते हैं कि वो क्या संकेत है, वो क्या लक्षण है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक के मरीजों के लिए वो जानना बहुत जरूरी है। आइए उनकी बात करते हैं। तो स्ट्रोक के जो लक्षण हैं उनको हम जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जल्दी हम उसका इलाज कराएंगे और उतना कम ये हमारे शरीर पे प्रभाव करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो लक्षण है स्ट्रोक का वो है पैरालिसिस। मतलब कि आपको आपके शरीर के एक हिस्से में आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप पैरों में चप्पल नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपने हाथ से कोई चीज उठा नहीं पा रहे हैं। आपका दिमाग कह रहा है कि मुझे वो चीज उठानी है, लेकिन आपके हाथ उस काम को करने में असमर्थ है। तो सबसे पहला लक्षण है पैरालिसिस। दूसरा है सुनपन, कमजोरी, एक तरफ के हाथ पैरों में कमजोरी आना, सुनपन आना, और एक तरफ के चेहरे में भी आपको सुनपन और कमजोरी देखने को मिलती है। तीसरा है बोलने में और कोई भी चीज को समझने में तकलीफ होना, क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके कारण हम बोल पाते हैं, दूसरे की बातें समझ पाते हैं, लेकिन स्ट्रोक के अटैक में बोलने में और समझने में बहुत तकलीफ होती है। चौथा है स्लर्ड स्पीच, मतलब कि बोलने में तुतलाहट आना और शब्दों को अच्छे से ना बोल पाना। है कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, मतलब कि
पता समझ नहीं आता कि हम दूसरा क्या इंसान क्या बोल रहा है, हमें चीज़ों में कन्फ्यूजन आनी शुरू हो जाती है, हमें अच्छे से ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे हैं और जैसे हम अलर्ट हैं अभी क्योंकि हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तो स्ट्रोक के पेशेंट्स में अलर्टनेस भी नहीं रहती, वो थोड़े ड्राउजी रहते हैं। छठा लक्षण है अचानक ही बिहेवियर में चेंजेस आना, जैसे कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना पेशेंट्स का, ये भी मुख्य लक्षण है स्ट्रोक। विजन में दिक्कत आना, मतलब कि देखने में पेशेंट्स को दिक्कत आती है, पेशेंट्स को कोई भी चीज़ें डबल दिखाई देती हैं या तो फिर एक आँख से पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है, कालापन आपकी आँखों के सामने आ जाता है और ब्लर्ड विजन मतलब कि धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। पेशेंट को चलने में तकलीफ होती है, अपने बैलेंस बनाने में तकलीफ होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब एक तरफ के हाथ-पैर में कमज़ोरी आ जाती है तो बैलेंस तो ऑटोमेटिकली चला ही जाता है और पेशेंट को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किसी पेशेंट्स में तो सर दर्द भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और इसमें इतना तेज सर दर्द होता है कि जैसे कि जिंदगी में सबसे बुरा सर दर्द आप इसको कह सकते हैं। तो सडन हेडेक भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है स्ट्रोक का। सर दर्द की वजह से किन्हीं पेशेंट्स को उल्टी, जी मिचलाना ये लक्षण भी हो सकते हैं और जब ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो शरीर में मिर्गी जैसे के दौरे भी इसमें पड़ सकते हैं। अगर किसी मरीज को स्ट्रोक हुआ है तो कृपया करके उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाइए, जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाइए, क्योंकि जितना जल्दी हम स्ट्रोक में अपना एक्शन लेते हैं उतना ही कम ये हमारे ब्रेन को प्रभाव पड़ता है। तो जितना कम हमारा ब्रेन डैमेज होगा उतना ही हमारा शरीर डिसेबल होने से हम उसको बचा सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर स्ट्रोक में हम देरी कर देते हैं तो ब्रेन को परमानेंट डैमेज होने के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण को जानिए और प्लीज अगर आपको कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट आपके आसपास दिखता है तो जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाइए, जल्द से जल्द उसको अस्पताल में भर्ती कराइए ताकि आप उसकी जिंदगी को बचा सके और उसको विकलांग होने से अपना सहयोग दीजिए और उसको विकलांग होने से बचाइए। जल्द से जल्द उसको अस्पताल में भर्ती कराइए। अब आइए चलिए बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है स्ट्रोक के, मतलब कि किन किन मरीजों में ये रिस्क फैक्टर अगर मौजूद है तो उनको स्ट्रोक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है डाइट। डाइट मतलब हम डेली क्या खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं उसका हमारे शरीर पर डायरेक्ट असर होता है। तो डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रोक होने का। अगर आप नमक वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट मतलब कि तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं और कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में मौजूद है और सैचुरेटेड फैट मतलब कि चिप्स हो गया, ये सारी चीजें मतलब आप बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इनको खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है। ज्यादा नमक की वजह से बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिससे कि स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इनएक्टिविटी, मतलब अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं है, आप दिन भर बैठे रहते हैं, आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो उससे भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है अगर हम एक्टिव रहते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को घुलने में मदद करता है, लेकिन अगर आप इनएक्टिव है, आप कुछ काम ही नहीं करते हैं तो आपके शरीर में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा जिसके कारण की स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा फैक्टर है हैवी अल्कोहल यूज, यानी कि जो मरीज या जो पीपल ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम अगर ज्यादा ड्रिंक करते हैं उससे हमारे शरीर का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, मतलब एक कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं और ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये जो ड्रिंकर्स हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो जाता है जिसके कारण की वही स्ट्रोक के अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टोबैको यूज, जो पेशेंट्स तंबाकू खाते हैं उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तंबाकू से स्ट्रोक? जी हाँ, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन होता है और निकोटिन एक ऐसा एंजाइम है या ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे कि मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर ही स्ट्रोक होने का एक। अब है पर्सनल बैकग्राउंड जैसे कि जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है और वो स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है तो ये चांसेस है कि आपके बच्चों में भी या आपकी फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अब अगर सेक्स में कंपैरिजन हो तो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में स्ट्रोक देखा गया है, लेकिन महिलाओं में स्ट्रोक ज्यादा देखा गया है। फिर बात आती है एज की। जितना ज्यादा हम बूढ़े होते रहते हैं उतना हमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं। अब आइए जाने पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, मतलब अगर ये प्रॉब्लम आपको भी प्रेजेंट है तो आपको भी स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल,
तीसरा जो पेशेंट डायबिटिक है। चौथा जिन पेशेंट को पहले स्ट्रोक हुआ हो, मतलब वो कंप्लीट स्ट्रोक नहीं हो, TIA हो। पांचवा किसी को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपके शरीर में खून के थक्के बहुत ज्यादा बनते हैं या आपका खून बहुत गाढ़ा है। अगर आपको हार्ट की दिक्कत हो, मतलब कि दिल की बीमारी जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, हार्ट के वेल्व में डिफेक्ट हो गया, या आप अल्कोहलिक हैं, तो ये सारी जो हेल्थ फैक्टर्स हैं अगर ये प्रेजेंट है तो आपने भी स्ट्रोक होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो कृपया करके अपने शरीर में ये जो लेवल है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया, आपका ब्लड प्रेशर आ गया, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब आइए बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है स्ट्रोक की, मतलब अगर एक बार स्ट्रोक हो गया तो आगे जाके उसमें और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहला है सीजर, मतलब मिर्गी का दौरा। स्ट्रोक के पेशेंट्स में दौरे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है पेशेंट्स की। दूसरा है लॉस ऑफ बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि मूत्राशय को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं स्ट्रोक में। तीसरा है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जैसे कि डिमेंशिया, मतलब कि भूलने की चीज़ें, मतलब हम अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचान रहे हैं। रिड्यूस मोबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा नहीं, अब कोई हरकत नहीं कर पाते स्ट्रोक में क्योंकि एक हिस्सा पैरालाइज रहता है, जिसके कारण कि शरीर में मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा अकड़न देखने को मिलती है, दर्द देखने को मिलता है। डिप्रेशन ज़्यादा देखा गया है स्ट्रोक में। मूड स्विंग्स, मतलब कि मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया है। पेशेंट्स के कंधों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है स्ट्रोक में, क्योंकि जो कंधे की मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती है, जिसके कारण वो हड्डी को अच्छे से नहीं पकड़ पाती कंधे की, और जिससे कि दर्द और अकड़न की समस्या कंधों में देखने को मिलती है। और जब मरीज अपने शरीर को नहीं चला पाते हैं, जिससे कि वो बेड में लेटे लेटे ही उनके बेड सोर्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कि शरीर में पीठ की तरफ और कूल्हे की तरफ की हड्डियों में घाव बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट का, मतलब कैसे हम स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रोक को हम 3 तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला दवाइयों की मदद से। दवाइयों की, कोई कोई स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें हमें सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि वो क्लॉट बहुत ही छोटा होता है और वो दवाइयों से डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा है सर्जरी। अगर किसी का क्लॉट बहुत ज्यादा हो गया है या बहुत ज्यादा ब्रेन कैरियर डैमेज हो गया तो उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी के बाद आती है बात फिजियोथेरेपी की, मतलब कि अब पेशेंट का जो शरीर है वो एक हिस्सा पैरालाइज हो गया है, तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है कि पेशेंट्स के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेस सूटेबल हैं, पेशेंट को हमें क्या करवाना चाहिए जिससे कि उसकी स्ट्रोक की रिकवरी जल्दी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो तरीके जिससे हम स्ट्रोक को जल्द से जल्द घर पे ही ठीक कर सकते हैं, और मैं उनमें सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप अपने स्ट्रोक के मरीजों में घर पर कर सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब डिटेल्स शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे हैड।